क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 5 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। यूपीएससी और यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीलिम्स और मेंस में जो आ सकते हैं वो हैं ये वाले। देखिए यूपी पीएससी में तो डायरेक्टली ये दे रखा है एसडीजी इंडेक्स और नीति आयोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और बाकी स्टेट पीसीएस में ही पूछ सकता है। अब भैया किराएदारी से संबंधित जो है मॉडल जो है अधिनियम आ गया, यानी कि सेंटर ने ये मॉडल बना दिया है। सेंटर स्टेट जो होंगी, स्टेट गवर्नमेंट्स और यूटीज़ यूनियन टेरिटरीज, वो इससे ही रिलेटेड जो है कुछ आगे पीछे करके अपने एडजस्ट करके लगा सकते हैं, बना सकते हैं एक्ट। अगला है न्यू पेंशन रूल जो है सिविल सर्वेंट्स के लिए आ गए हैं। क्यों आए हैं ये जानना जरूरी है। और RDSO रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक आपने सुना होगा BIS, ठीक है ना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उससे संबंधित वाली न्यूज़। चाइना ने भैया अपने यहाँ घर में एक बहुत भयंकर आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम सूर्य बना लिया है। एक्सपेरिमेंट किया, फ्यूजन रिएक्टर, नया रिकॉर्ड भी बनाया। क्या है सारी चीज़ जानेंगे। और आज बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस, जिसका थीम है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली यानी कि इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। और आप लोग बता दें यूपीएससी का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और EPFO का भी हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप और सिर्फ टेस्ट सीरीज़ का भी पेड ग्रुप चालू है। आप लोग एडमिशन ले सकते हैं 8564880530 9696066089 पे कॉल करके। देखिए अभी क्या हुआ, नीति आयोग, अब इससे एक एक चीज़ समझते चलेंगे। नीति आयोग ने रिलीज़ करा SDG इंडिया इंडेक्स, ठीक। SDG इंडिया इंडेक्स जो है आप नीति आयोग ने जो है किया। नीति आयोग जो है इंडिया में SDG किस तरीके से अडॉप्ट हो रहा है, किस तरीके से हमारी प्रोग्रेस है, ये सब नीति आयोग देखता है। सारी मिनिस्ट्रीज़ जो जैसे हेल्थ से रिलेटेड कोई इंडिकेटर है, फूड से रिलेटेड है, तो वो अलग अलग मिनिस्ट्री से कोलैबोरेट करके उनसे डेटा वेटा लेके अलग अलग स्टेट से जो है सारा डेटा वेटा लेके कंपाइल करके ये वाला इंडेक्स बनाया जाता है, ठीक। ये तीसरा संस्करण है SDG इंडिया इंडेक्स का। पहली बार ये 2018 में आया था, ठीक। अब फिर 2019 और फिर अब तीसरा आया 2020-21 का, ठीक है। SDG में आप लोग को पता है 17 जो है आपके गोल हैं और टारगेट्स कितने हैं, 169 टारगेट्स हैं, ठीक। तो इसमें इंडिया में जो अभी वाला तीसरा संस्करण हुआ है उसमें 16 गोल जो है लिए गए हैं। जो 17वां गोल है ग्लोबल पार्टनरशिप से संबंधित, वैश्विक जो है आपके साझेदारी से संबंधित, उसको मतलब उन्होंने रखा है एक इंडिकेटर के तरीके से। बट 16 जो है मेनली लिए गए हैं, 17वां वाला लिया नहीं गया है। और 111 इंडिकेटर जो है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, एक सेकेंड, 100 कितने इंडिकेटर थे, 115 इंडिकेटर है, ये देखिए लिखा हुआ है 115, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे करी गई हैं। और इसमें देखिए लॉन्च पहली बार 18 में हुआ, फिर जो स्टेट है, यूनियन टेरिटरी हैं, उनके बीच में कंप्रहेंसिवली हम ये देखते हैं पूरी समग्रता के साथ में क्या रैंकिंग उनकी चल रही है और कैसे वो लोग जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अपने आप पूरे कर रहे हैं। जैसे कि पहला आपका हो गया पॉवर्टी से, दूसरा हंगर से हो गया, तीसरा आपका हेल्थ से हो गया, फिर चौथा आपका एजुकेशन से हो गया, पांचवा आपका आपका इक्वलिटी जेंडर इक्वलिटी से हो गया, ठीक। इस तरीके से याद करना पड़ता है। तो इस आपको जो है कहाँ कहाँ वो हर स्टेट कहाँ पहुँच रहा है ये सब इसमें बताया जाएगा। और प्राइमरी क्या रैंकिंग अभी रही है, और इसमें मतलब मॉनिटरिंग करते हैं, पर्यवेक्षण पूरा करते हैं, निगरानी रखते हैं कि कैसे कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के बीच में जो है कंपटीशन की भावना, क्योंकि नीति आयोग आप लोग को पता है 2 चीज़ों पे काम करता है संघवाद से, फेडरलिज्म से रिलेटेड। एक तो है कोऑपरेटिव, ठीक ठीक, सहयोग वाला, और दूसरा है कम्पिटिटिव यानी कि प्रतिस्पर्धी जो है संघवाद। तो ये वाला जो है प्रतिस्पर्धी वाले में आएगा, कम्पिटिटिव वाले में, क्योंकि मान लीजिए किसी एक स्टेट का जो है रैंकिंग ऊपर है, दूसरी स्टेट का नीचे है, ठीक। जैसे बिहार का सबसे नीचे आया है इसमें और केरला का सबसे ऊपर आया है। तो अब बिहार वाले को जो है जितने भी 16 जो गोल थे उनमें से ये सबसे नीचे, ये तो पता ही है, साथ ही साथ किस में सबसे ज़्यादा नीचे हैं उसमें उनको ज़्यादा काम करना है ये उनको मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे कई बच्चों के हैं, कई अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो पता चल जिसके जैसे पॉलिटी वाले में मान लीजिए उसका सबसे कम नंबर है, तो उसको मालूम है कि उसको पॉलिटी में ज़्यादा जो है काम करना है। साथ ही साथ जो बाकी जो टॉपर्स हैं जिनके पॉलिटी में भी अच्छे नंबर हैं, तो यही वाला स्टेट या फिर ये वाला बच्चा क्या करेगा, उठा के यहाँ इसके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगे इनको देखेगा और अपने यहाँ ढालने की कोशिश करेगा। तो ये कम्पिटिटिव जो फेडरलिज्म है
ये भी काफ़ी अच्छा रहता है, हेल्दी मैंने देखा जाए। सतत विकास क्या है, देखो इसमें हमें ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करना है। एक तरीके का ये ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल है, यानी कि आपका जो है आयोजन सिद्धांत है। ह्यूमन डेवलपमेंट गोल्स की तरफ बढ़ना है, ऐसे बढ़ना है कि जो नेचुरल सिस्टम है एनवायरनमेंट वाले, उनको कोई क्षति ना पहुंचे और साथ ही साथ हमारा सामाजिक और आर्थिक जो है विकास भी होता रहे। और एक और ये डेफिनेशन तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनी होगी, आपको रिमेंबर भी होगी, क्यों कई बार सुन चुके हो आप लोग, कि हमें इस तरीके से अपने नीड्स को पूरा करना है कि आने वाली जनरेशन की नीड्स खत्म ना हो जाएं, ये चीज़ है। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये हैं 17 गोल्स, 169 क्या है टारगेट्स हैं। ठीक, नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, छठा। सातवां है रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, आपका गुड जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th है रिड्यूस इनइक्वालिटी, देखो ये आपका जो है 5वां है जेंडर इक्वालिटी, और 10वां जो है आपका रिड्यूस इनइक्वालिटी। ठीक, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन, मतलब अगर आपको खाना है, या फिर जैसे होता है ना कि एक फ़ोन तो एक ही रखो, कई लोग जो दिखावे में 10-10 फ़ोन रखने लगते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब उतना ही उपभोक्ता आप उपभोग करिए जितना आपको ज़रूरत है। क्लाइमेट एक्शन हो गया, ये सब जाता है इन्वायरमेंट वाले हैं। 13वां जो है क्लाइमेट एक्शन, लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, पीस एंड जस्टिस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। अब देखो इस वाले इंडेक्स में क्या हुआ है कि नीति आयोग ने 2 मैंडेट रखे थे, एक तो किस तरीके से अपनाना है इसको और मॉनिटरिंग करना है एसडीजी को, और दूसरा यही कम्पिटिटिव कोऑपरेटिव जो मैंने आपको बताया। ठीक, किस तरीके से स्टेट्स कर रहे हैं, और जो 2030 का जो एजेंडा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को, इसको किस तरीके से जो है फॉलो किया जा रहा है, किस तरीके से इसको पूरी तरीके से हमें समझना चाहिए, नेशनल प्रायोरिटी से जोड़ना चाहिए। और हमें मतलब अब हंगर है तो हंगर हमारे यहाँ भी तो है ना, हमें अपने नेशनल प्रायोरिटीज़ को एसडीजी से जोड़ना है, और कैसे जुड़ रहा है वो हमें यहाँ नीति आयोग जो है इंडेक्स इन सबसे बता रहा है। ठीक, और एक्सपेंसिव नेचर जो है हमारा गोल्स, हेल्थ, एजुकेशन, इन सब पे काम करना है स्टेट्स को। अगर इस वाले जो अभी आया है संस्करण, ये वाला नया इंडेक्स जो है 2020-21 का, तो उसमें देखा जाए तो हमने डेवलप किया गया है एसडीजी इंडिया इंडेक्स यूनाइटेड नेशंस के साथ में मिलकर। हमने 115 इंडिकेटर पे प्रोग्रेस देखी है सारी स्टेट्स और यूटीज़ की, और इसमें हमारी मदद करी है मॉस्पिन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड पर्सनल जो है आपका ये मंत्रालय। तो इसका जो है नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क होता है। तो अगर मान लीजिए आपसे अलग से ही क्वेश्चन पूछ ले कि नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क कौन देता है, तो मॉस्पी देता है। ठीक, और इसके अलावा जो है इनिशिएटिव जो है इसका यही है कि लगातार इसको सही करते रहो। पहले जब आया था तब कम बेंचमार्क यूज़ किए गए थे, कम टारगेट्स यूज़ किए गए थे, अब धीरे धीरे इंडिकेटर बढ़ाए जा रहे हैं, सब कुछ बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद जो है अब 115 इंडिकेटर हो गए हैं, मल्टीपल कंसल्टेशन और यूनियन मिनिस्ट्री से किया गया है, तब जाके पहुँचे हैं इस पर। ठीक, तो यहाँ मॉनिटरिंग, अगर अच्छा इसमें एक चीज़ और भी किया गया, बॉटम अप अप्रोच लिया गया है, मतलब कंसल्टेशन करो सबसे, लोकलाइजेशन कर देना है, मतलब कि जो लोग लोकली स्थानीय जो लोग हैं उनसे पूछो क्या चीज़ें, क्या कैसे मॉनिटरिंग वहाँ से करो। ठीक है ना, तो ये बॉटम अप अप्रोच है, टॉप अप नहीं अप्रोच, तो ये अच्छी चीज़ है। और ये पहला जो है समग्रता से जो है पूरा मेज़र बनाया गया एसडीजी का परफॉर्मेंस एंड लोकलाइजेशन विद नेशनल एंड स्टेट यूटी रैंकिंग है। ठीक, और इसमें प्रमोट करता है कंपटीशन का, कम्पिटिटिव फेडरलिज्म बढ़ाता है, और अपने दोस्तों से सीखते हैं स्टेट्स, जो मैंने आपको बताया। आइडेंटिफाइंग प्रायोरिटी एरियाज़, कहाँ कहाँ भैया काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तरीके बताया। और ये भी दिखाता है कि हमारे यहाँ डेटा किस किस चीज़ों में अभी कम है, हमें उसको जो है वहाँ पे डेटा चाहिए, ताकि हम अच्छे से अपनी देख सकें स्थिति क्या है और उस पर पॉलिसियाँ बना के सुधार भी कर सकें। पहला आया था बेसलाइन रिपोर्ट, फिर आया था V2.0 रिपोर्ट, और अब आया है V3.0 रिपोर्ट। इसमें देखो पहले वाले में देखो खाली 13 गोल्स थे, आपके पास 16 प्लस गोल्स लिए गए हैं। क्वालिटेटिव मतलब गुणवत्तापूर्वक वाली जो एनालिसिस करी है गोल 17 की, बाकी नहीं किया है। 70 टारगेट लिए गए, टोटल कितने 169, 115 इंडिकेटर गोल, और यहाँ पे अलाइन विद NIF, वहीं जो नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क बताया, 76 इंडिकेटर, 11 रिफाइंड किए गए हैं, और ये सारी चीज़ें। ठीक, फीडबैक जो है हमारा सारे स्टेट से लिया गया है, सारी जितने भी हितधारक हैं, ऑडियंस हैं। लोकलाइजेशन टूल है, लोकलाइज्ड मतलब तरीके से फीडबैक लिया गया, अच्छी चीज़ है। और इसमें देखिए 17 वही जो मैंने आपको पहले बताया वो चीज़ है कि 17 वाला क्वालिटेटिव है, बाकी 16 इंडिकेटर यूज़ किए गए हैं। ओवरऑल स्टेट और ये सब गोल वाइज इनका जो है परफॉर्मेंस 16 SDGs से लिया गया है।
स्कोर अब देख लेते हैं कितना होता है। अगर 100 की तरफ बढ़ रहे हैं तो अच्छा है, 0 की तरफ बढ़ रहे हैं तो बेकार है। और जो इंडिया में जैसे 4 कैटेगरी में बांटा गया है, 0 से 49 के बीच में अगर स्कोर आता है तो एस्पिरेंट है, इसमें कोई भी स्टेट नहीं है। ठीक, अच्छी बात है। परफॉर्मर मतलब 50 से 64 के बीच में, फ्रंट रनर यानी कि 65 से 99 के बीच में, अचीवर मतलब कि उस वाले गोल को अचीव कर लिया गया। तो हम लोग ना अचीवर में है ना एस्पिरेंट में है, हम लोग हैं बीच में, फ्रंट रनर में। ओवरऑल इंडिया देखा जाए तो फ्रंट रनर में है, क्योंकि हमारे 66वीं रैंक है, वो स्कोर है सॉरी। और जब पहले लाया गया था 2019 में तब 60 था, तो 6 पॉइंट का इंक्रीमेंट हुआ है। सबसे ऊपर केरला है, इसको एक डायग्राम से बताते हैं। सबसे ऊपर केरला है, और फिर हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु है, फिर आपका आंध्र प्रदेश, सबसे नीचे बिहार है, फिर झारखंड है, आसाम है, उत्तर प्रदेश जो है आपका 60वें स्कोर के साथ में, नीचे से चौथा मान सकते हो आप। ठीक है, तो ये चीज़ है। कोई भी हमारा नील में नहीं है स्टेट। और बाकी परफॉर्मर में कई सारे हैं, फ्रंट रनर में कई सारे हैं, देखो इतने सारे, सबसे ज़्यादा फ्रंट रनर में ही है, अचीवर में भी कोई नहीं है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था टॉपिक, ये मतलब इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मतलब आप स्टार टॉपिक ऑफ द डे इसको मान सकते हैं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है मॉडल किराएदार नियम। अब देखो क्या हुआ है, मॉडल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया है ये वाला एक्ट। ठीक, अब इसको स्टेट्स जो है बिल्कुल इसी तरीके से भी मान सकते हैं, कुछ एडजस्ट भी करके भी अपने यहाँ लॉ बना सकते हैं। 2019 में इसको जो है अप्रूव कर दिया गया था, अब ये जो है इसको ला दिया गया है। और अब जिसका ड्राफ्ट पहले अब जो है क्या है कि रेंटिंग प्रॉपर्टी में किराएदारी करना आसान बनाने की बात करी गई है। और ये हमारी, अब देखो रेंट वेंट होगा, औपचारिक रूप से होगा, फॉर्मल जो है नोटरी और वो सब स्टाम्प पेपर लगेगा, तो राजस्व यानी कि रेवेन्यू किसको मिलेगा, सरकार को मिलेगा ना, तो ये अच्छी बात है। और ये और देखो कई लोग को फ़ायदा है इसमें। एक जो रेंट पे रहता है किराएदार, और दूसरा होता है ओनर। इसको एकदम संक्षेप में यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। दोनों के ही जो जो बेनिफिट्स हैं उनको ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। पहली बात, बहुत अच्छी चीज़। अब देखो कई सारी ये चीज़ क्यों आया आपने लोगों ने देखा होगा, जैसे बेंगलोर, मुंबई, अरे लाखों रुपए रेंट लेते हैं, लाखों रुपए। तो वहाँ पे जो किराएदार है उसकी कम सुनी जाती है। ठीक है ना। दूसरी जगह आप लोगों ने जैसे ओल्ड राजेंद्र नगर में, या फिर जैसे कोचिंग के लिए बच्चे जाते हैं, मैं आपका मुखर्जी नगर में, तो वहाँ पे देखो कि छोटी छोटी जगह वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा वो है। ठीक, और ऐसा भी देखा गया है ओल्ड राजेंद्र नगर में, तो मैंने खुद ये चीज़ देखी है, अभी तो नहीं, पहले बताते हैं प्रॉपर्टी डीलर लोग, कि हरियाणा या फिर और भी जगह से जो आते हैं, मतलब पंजाब से, और जो थोड़े से धाका टाइप के जो स्टेट्स हैं, वो लोग तो मतलब कब्जा कर लेते हैं, तो उसमें ओनर को नुकसान है। ठीक है ना, कब्जा कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ है। इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि कोई ओनर जो है आपके यहाँ 24 घंटे का नोटिस दे के ही आ सकता है। ऐसा नहीं है कि वो जब चाहे तब जाके घुस गया और आपके यहाँ जो है आपको परेशान करने लगा। ठीक, इसमें ये भी चीज़ बताई गई है ये ओनर की और रेंट के बीच में, कि जो रेंट पे रह रहा है बंदा, वो किराएदार के बीच में, कि अगर ये बंदा जो है वैकेट नहीं कर रहा है आपका जो भी है, जैसे कब्जा करके बैठ गया है अगर, तो अगले 2 महीने के लिए आप जो है डबल कर सकते हो रेंट, और उसके बाद फिर और भी आप बढ़ा सकते हो। अब मुझे ये नहीं समझ में आया ये वाला पढ़ के वाले इस वाले प्रावधान से, कि जो बंदा छोड़ ही नहीं रहा है वो रेंट क्यों ऐसे बढ़ा के दे देगा। खैर जो भी है, ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं, दोनों के ही जो है बेनिफिट के बारे में इसमें सोचा गया है। इसमें देखिए फ़िलहाल जो लोग एग्जिस्टिंग जो रेंट एग्रीमेंट चल रहे हैं वो वैसे ही चलेंगे, नए वाले जो टेनेंसी जो भी किराएदार आएंगे उन पे लागू होगा। और इसमें हाँ एक ज़रूरी चीज़ इसमें करी गई है कि जो है रेंट अथॉरिटीज़ बनाई जाएंगी, कोर्ट बनाए जाएंगे, आपके न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल्स भी बनाए जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, स्टेट और यूनियन टेरेटरी इसको अडॉप्ट कर सकते हैं अपने यहाँ फ्रेश लेजिस्लेशन यानी कि नया लॉ लाकर, अपने जैसा भी उनको ठीक लगता है। ठीक, तो यहाँ पे इसकी प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। काफ़ी इसको मतलब रेंटल हाउसिंग मार्केट को जो है उठा दे, समावेशी, सस्टेनेबल, वाइब्रेंट बनाया, ये सब बोल बचन वाली बातें हैं। इसमें जो है एडिक्वेट, अच्छा ये भी एक चीज़ देखी गई थी कि भारत में कि कई करोड़ों लोग जो है, करोड़ों जो रेंटल पे हाउसिंग स्टॉक था, यानी कि जो रेंट पे किराए पे जो है रिहायशी जो जगहें थी वो खाली पड़ी हुई थी। ठीक, तो वो कई कारणों से, तो उनको जो है क्रिएट किया जाएगा और फिर
उनको होमलेसनेस से बचाने के लिए कई लोगों को आसान, कम पैसे में भी और मतलब ठीक ठाक दाम में, दोनों लोग का देखते हुए, स्वार्थ देखते हुए, दो लोग का फ़ायदा देखते हुए ये वाला जो रेंटल हेल्थ हाउसिंग स्टॉक है इसको बनाया जाएगा। और होमलेसनेस जो लोग विदाउट घर रह रहे हैं उनको वहाँ पे रखा, मतलब रेंट आसानी से मिल जाएगा। इसका एक संस्थागतकरण किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन किया जा रहा है, जैसे अथॉरिटी बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं ना, ये इसीलिए तो मतलब इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कर देंगे अगर, तो जो है हो गया आज, तो ये जो है आपका आसानी से जो है काम चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा दर बर भटकना पड़ेगा ना किराएदार को ना ओनर को। ठीक, सबको पता है ये अथॉरिटी है, ये आपका जो है न्यायाधिकरण है, इसके पास जाना है अगर ये होता है या फिर ये नहीं होता है तो। दोनों के इंटरेस्ट में है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको जो है 2 महीने की मैक्सिमम आप ले सकते हो। और अगर आप रिहायशी उसमें ले रहे हो, अगर कोई ऐसा नॉन रिहायशी रेसिडेंशियल प्रेमाइसेस तो 6 महीने से ज़्यादा का आप सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले सकते हो। वैकेट नहीं कर रहा है तो आपका जो ओनर है, लैंडलॉर्ड है, वो टेनेंट को जो है अगर वैकेट नहीं करता, कब्जा करके बैठ गया है, तो उसका रेंट बढ़ा सकता है, 2 मंथ का डबल कर सकता है और उसके बाद 4 गुना कर सकता है। यार वो दे ही कब्जा ही करके बैठ गया तो रेंट बढ़ाने से क्या होगा। खैर जो है अब क्योंकि ट्रिब्यूनल ऐसा हो सकता है, पुलिस वुलिस को बुला के भी किया सकता है खाली। तो हर लैंडलॉर्ड जो है वो तभी इंटर कर सकता है जो है नोटिस देने के बाद कम से कम 24 घंटे। ठीक, चाहे वो कैसे भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी, मतलब व्हाट्सएप करके भी बता सकता है वो, या टेलीग्राम जो भी है। ठीक, फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस जो भी एंट्री के हैं, टाइम एंट्री पहले उसे 24 घंटे मतलब देने होंगे उसको। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो भी दायित्व, अधिकार और दायित्व होंगे दोनों के ही, लैंडलॉर्ड के या फिर किराएदार के, वो सब कुछ इसमें बताया गया ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए 2011 के सेंसस में बताया गया 1 करोड़ से ज़्यादा घर जो है वो खाली थे अर्बन एरियाज़ में, तो उनको रेंट पे दिया जा सके, कोई वैकेंट हाउस है उनको मिल सके। ठीक, और अकाउंटेबिलिटी हो, कब्जा वब्जा ना हो सके, तो इसीलिए जो है ये बनाया गया और इसमें मदद करी है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक था, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है वहाँ पर जो है 10 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर क्या अथॉरिटी बनाएगी, प्रीलिम्स में भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है कि सिविल जो सर्वेंट्स होते हैं, ठीक, सिविल सर्वेंट जो हैं उनका न्यू पेंशन रूल लाया गया है। वो क्या है? देखो सेंटर ने अभी क्या कहा है कि कई सारे जो सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और जो आपके खुफिया विभाग और सुरक्षा संगठनों में रहते हैं, खास तौर पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के शेड्यूल 2 में जो कई सारी जो है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बताई गई हैं शेड्यूल 2 में, जिसमें ये कहा जाता है कि हम ये वाली जो है इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। ठीक, जो जैसे इंटेलिजेंस से संबंधित है, सिक्योरिटी संबंधित है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जो लोग इसमें काम करते हैं उनके रिटायरमेंट होने के बाद भी कुछ नए रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं पेंशन रूल में, सेंटर ने चेंज करके। नया रिस्ट्रिक्शन यही है कि भैया आप जो है जाके कुछ ज़्यादा बुक वुक नहीं लिखोगे, कोई आप ऐसी चीज़ नहीं बताओगे जो इंटेलिजेंस से संबंधित हो, सिक्योरिटी को जो है हानि पहुँचे। आप जो है जाके किसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करोगे कि आपको लग रहा है कि आप तो बात कर रहे हो लेकिन आप जो है किसी तरीके से देश को खतरे में डाल रहे हो। तो अगर अगर आप ये मना किया है, ठीक, लेकिन अगर आप करते हो तो भाई पेंशन वेंशन नहीं मिलेगा। ये सरकार यही तो कर सकती है, पेंशन ही रोक सकती है। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अमेंड कर दिया है। कौन सा रूल अमेंड हुआ ये जानना जरूरी है। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पेंशन रूल्स 1972 का, इसमें जो रूल है 8 सब क्लॉज 3 सब क्लॉज ए, उसमें ये कह रहा है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो विदाउट परमिशन, मतलब परमिशन के बिना जो है कहीं पे भी कुछ भी बुक वुक ना लिखो यार, ये सब मत करो। और ख़ास तौर पे शेड्यूल 2 जो है आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का अभिसूची जो है 2, ठीक, दूसरी जो अनुसूची है उसमें जो भी दे रखे हैं ऐसे संगठन सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस संबंधित, उन लोग को तो बिल्कुल भी क्लियरेंस के बिना जाके कहीं पे भी रिटायरमेंट के बाद मटेरियल, जैसे कि आप कुछ जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लोग को बता रहे हैं, कुछ नॉलेज बता रहे हो, ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन बता रहे हो जो कि देश की अखंडता और संप्रभुता को जो है डेंजर में डाल सकता है, रणनीतिक और जो हमारे फ्रेंडली रिलेशन है फॉरेन स्टेट से वो सब खराब कर सकता है। ठीक, तो इसी से मैं आज इसमें से अच्छा आप लोग को आज कमेंट करके बताना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। आर्टिकल 19 में कल मैंने इससे बात भी करी थी क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आएगा इससे संबंधित कि सेडिशन वर्सेस आर्टिकल 19 जरूर आएगा क्वेश्चन। ठीक, और इसमें केदारनाथ के सिंह का जो केस है उसके बारे में जिक्र तो जरूर होना चाहिए। इसमें जो आर्टिकल नंबर 19 का सब क्लॉज 2 है
इसमें कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इसके बारे में बात करनी है। संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई इस वाले में? जो कार्मिक मंत्रालय है, डिपार्टमेंट है और ट्रेनिंग का, उसने ये बताया है कि भैया कई सारे लोग हैं, 4 साल के प्रोसेस मतलब होता है आफ्टर द सेक्रेटरीज कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज रिकमेंडेड, कि 4 साल हमने बात करी, देखा ये सब चीज़ें, फिर हमने ये 31 मई को अब ला दिया है ये वाला अमेंडमेंट कि भैया ज़रूरी है। कई सारे जो हाई प्रोफाइल रिटायर्ड ऑफिसर है जाके बैठ, अब इनको क्या होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे मीडिया पे और वहाँ जाके जो है पुराने ये विशेषज्ञ बुलाए गए हैं, ये आर्मी वाले विशेषज्ञ हैं, ये आईबी के चीफ हैं, ये उसके चीफ, वहाँ जाते हैं वहाँ कैमरे के सामने, वो पता नहीं क्या चक्कर में बहुत उल्टी सीधी बातें या फिर जो है गुप्त बातें जो जो मतलब बाहर नहीं आनी चाहिए वो सब भी बोलने लगते हैं। तो इन सबको देखते हुए ये सारी चीज़ें लाई गई हैं। रेस्ट्रिक्शन वही है, रूल नंबर 7 में कंडक्ट रूल्स के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर आप स्ट्राइक कराते हो, मतलब धरना वरना कराते हो, वो भी गलत है। रूल नंबर 8 में कहा गया है कि अगर आप न्यूज़पेपर में एडिटिंग में पीरियडिकल और ये सब लिखते हो तो वो भी जो है रोका गया है। वो रोक ही दिया, उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हर जगह तुम्हारे पीछे पीछे थोड़ा टलेंगे। गवर्नमेंट ने कहा हम ये हमने बस, उन्होंने गवर्नमेंट ने कह दिया है हम आपको मना कर रहे हैं, और अगर हमने पाया कि मना करने के बाद भी आपने सब किया है तो आपकी जो है पेंशन बंद। ठीक। रूल नंबर 9 जो है, गवर्नमेंट सबमेंट जो है ये टेलीकास्ट नहीं कर सकता, ब्रॉडकास्ट। अब आप सुना होगा यार, जीडी बख्शी और कई सारे लोग हैं उल्टी सीधी बातें भी बोल देते हैं कहीं कहीं, तो ये वाली बात है, तो उनको नहीं बोलना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें कही। अब खैर उनको तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया रिटायर हुए, तो अब तो नहीं कोई दिक्कत है। एडवर्स क्रिटिसिज्म और गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का ये सब नहीं करना चाहिए। रूल नंबर 9 जो है, सीसीएस पेंशियल रूल ये कहता है कि कोई अगर मिसकंडक्ट और रिटायर होने के बाद है, ठीक, उसको डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स झेलनी पड़ सकती है। 4 साल बाद करें तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा मैंने अभी बताया। रूल नंबर 26 जो है, ऑल इंडिया सर्विसेज डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट जो है 1958 वाला, इसमें पेंशन वाली बात है, एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। अब उसमें कह रहा है कोई व्यावसायिक एम्प्लॉयमेंट अगर 2 साल के, पहले 2 साल था अब 1 साल हो गया है, 1 साल के अंदर आप रिटायर हो रहे हो पेंशनर, तो 1 साल के अंतर्गत कोई व्यावसायिक रोजगार नहीं आप ज्वाइन करोगे। ठीक, ये मना करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। और नॉन कंप्लायंस अगर होगा तो आपका पेंशन और ये सब रोक दिया जाएगा। किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में सर्विस में जब हो तब भी नहीं, तो कहा गया ना कि आप पॉलिटिकल, ये एथिक्स पेपर 4 में है, तो आप लोग को क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1972 के अंतर्गत रूल नंबर 3 सब क्लॉज 1 ये कहता है कि जो भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है हर समय उसको पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, ये केस स्टडी में लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखोगे आप लॉ लिख के तो अच्छे मार्क्स आएंगे। वो कमिट नहीं कर सकता, हमेशा उसको कॉन्स्टिट्यूशन को और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को हमेशा ऊपर रखना, यही लाइन लिख देना वहाँ पर। ठीक, अच्छा लगेगा। अगला जो हमारा टॉपिक है न्यूज़ का वो है कि आरडीएसओ, देखो ये क्या है, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, लखनऊ में ही सिर्फ स्थित है। रिसर्च डिज़ाइन यानी कि अनुसंधान, अभिकल्प और मानक संगठन है। ये इंडियन रेलवेज में जो भी रिसर्च डिज़ाइन वो सब होता ना, कि कभी कुर्सी कैसे खुल रही है, कभी कैसे जा रही है, कहाँ पे क्या, ये सब चीज़ें जो है ये आरडीएसओ ही करता है। अब इसको जो है हमने भारत में हर चीज़ में वो चला ना, 1 नेशन 1 राशन, 1 नेशन 1 पेंशन, ठीक वैसे ही 1 नेशन 1 स्टैंडर्ड। एक मानक रेलवे में अगर मानक बने तो एक हमने जो सर्वे सर्वा स्टैंडर्ड बनाने वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडियन रेलवे से संबंधित, कौन सा, आरडीएसओ, रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हमने कह दिया कि भैया ये है एसडीओ। ठीक, इस एसडीओ से अवार्ड से इसको नवाजा है, जिसका नाम है, फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन। और ये चीज़ें कौन दे रहा है, बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड दे रहा है, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत। तो जैसे रेलवे में आरडीएसओ को ये एसडीओ बना दिया गया, स्टैंडर्ड डेवलपिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि पूरे देश में रेलवे का एक स्टैंडर्ड बनाने वाली संस्था है, एक स्टैंडर्ड, 1 नेशन 1 स्टैंडर्ड। ठीक, और बीआईएस को बना रहा है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर की है। बस यही चीज़ में जाने वाली है और ये पहला इंस्टीट्यूट बन गया आरडीएसओ। इसी तरीके से रेलवे की जगह जो है आप कार में आ जाओ, कार की जगह जो है आप जो है दूसरे उसमें आ जाओ, एविएशन में आ जाओ। ठीक, जो भी आप इंश्योरेंस में आ जाओ, समझ में आ रहा हो, मतलब पेंशन में आ जाओ, किसी जो जैसे शेयर मार्केट में सेबी, ये लोग क्या करते हैं, मानक तय करते हैं ना, स्टैंडर्ड बनाते हैं ना, कि किस तरीके से क्या होगा। आपका टेलीकॉम में भी होगा, ट्राई हो गया जैसे। ठीक,
तो ये लोग एक ही जो सर्वे सर्वा स्टैंडर्ड उसको एसडीओ घोषित कर दिया जाएगा, वहीं सारे स्टैंडर्ड बनाएगा और सबसे पूछ के बनाएगा। ये इसमें एक अच्छी बात करी गई है कि आप ऐसा नहीं कि आपको ये दे दी कि जिम्मेदारी, तो आप किसी से बात ही नहीं कर रहे हो, सबसे पूछो, सबसे बात करो, फिर एक एक नेशन में एक स्टैंडर्ड रहे, इस पे जो है इम्प्लीमेंट करो। यही सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक, आरडीएसओ लखनऊ में है और ये रेलवे मिनिस्ट्री, ये वन ऑफ द नेशंस लीडिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटिंग बॉडी, मतलब मानक बनाती है। ठीक, और इसी तरीके से जो है आपका टेस्ट हाउस है, सबसे बात करो, कंसल्टेशन करने के बाद जो है आप अपना इसको रखो। ठीक, मेजर बेनिफिट जो मिल सकते हैं, अरे यार सबसे बात करोगे तो आपका कम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, लोग क्वांटम कम पैसे में, जब पता रहेगा आपको कि ज़मीन पे कौन सा सोल्यूशन चाहिए ज़मीनी स्तर पे, लोकल लेवल पे, और उसके लिए यार सोल्यूशन भी तो मिलेंगे, तो कम पैसे में अच्छी क्वालिटी का। अब अगर आप किसी से फीडबैक लोगे, जनता से भी, जैसे रेलवे में है तो रेलवे में कहते हैं ना फीडबैक दीजिए, 139 वाला एक नंबर होता है, तो आप उनसे अगर फीडबैक लेके काम करते रहोगे तो क्वालिटी अच्छी ही होगी ना। मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा और एक ग्लोबल वैल्यू भी मिलेगी। मान लीजिए, देखो मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल के द्वारा, इराक में जब ये सद्दाम हुसैन था तो उसने बुलाया था इंडियन रेलवेज़ को कि आप लोग आइए हमारे यहाँ रेलवे लाइन बिछाइए। तो ऐसा नहीं इंडियंस वाले कुछ करते नहीं। तो इसी तरीके से अगर एक स्टैंडर्ड इतना बढ़िया हो जाएगा, क्वालिटी भी इंप्रूव होती है, तो हो सकता है आगे जाके हमसे भी देश वाले जो है, बाहर के देश वाले जो है, हमसे भी कहें कि आओ हमारे यहाँ बनाओ। अगला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाइना ने आर्टिफिशियल सन बना दिया है एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन रिएक्टर में। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे क्या हुआ पहले समझ लेते हैं। एक जो है आपका ये ईस्ट नाम से एक स्कीम है, प्रोग्राम चल रहा है पूरी दुनिया का। ये चाइना का जो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक है, इसमें इसने जो है एनर्जी जनरेशन प्रोसेस जो सन का होता है उसको जो है उसकी नकल उतार ली है। 120 मिलियन डिग्री, याद रखिए 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस का 101 सेकंड तक इतना टेम्परेचर मेंटेन रखा, जो कि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। इससे पहले 20 सेकंड जो है आर्टिफिशियल सन इन्होंने 160 डिग्री, अब उससे ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा, 160 मिलियन डिग्री 20 सेकंड के लिए रखा, और 120 जो है 101 सेकंड के लिए रखा। ठीक, जो और 160 जो है भैया, ये तो 10 गुना ज़्यादा हॉट है, सन से भी ज़्यादा। ठीक, अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं, लेटेस्ट स्विच जो है ये चाइनीज़ ने ये किया है, काफ़ी ये रिकॉर्ड बना लिया है। और इसमें ये क्या उद्देश्य है इसके पीछे करने का, एक तो भैया ताकत शो होती है भैया, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूज़न हो रहा है। इसमें क्या होता है, आपका हीलियम का एक वो बनता है, दो जो है मिलकर जब मिलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के अंदर वाले जो जो पार्ट हैं वो जब मिलते हैं इसमें, ठीक, फिजन में क्या होता है कि दूर होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं, तो इस न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसी तरीके से सन में भी एनर्जी बनती है, और इसी तरीके से थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनता है, जो कि जो आपका हाइड्रोजन बॉम्ब भी इसको बोलते हैं, और जो कि न्यूक्लियर वेपन वाला जो होता है न्यूक्लियर बॉम्ब, उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है, तो ये एक तो शक्ति प्रदर्शन हो गया। दूसरा कहने वाली बात क्या है कि जो है क्लीन और लिमिटलेस एनर्जी हम बनाएंगे। ठीक, क्लीन और लिमिटलेस एनर्जी बनाएंगे, ये इसमें कही गई। मिनिमल वेस्ट, अच्छा यहाँ पे आप बताइए तो बिना देखे एसडीजी गोल में कौन सा क्लीन एनर्जी और इसके बारे में गोल है। ठीक है, और वेस्ट का अपशिष्ट काफ़ी कम बनेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है आपका सनियल जो है आपका रिएक्टर बनाया है आपका चाइना ने। अब देखिए ये एक्सपेरिमेंट एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक रिएक्टर जो है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा फिजिक्स ऑफ चाइनीज़ एकेडमी साइंस हैफई चाइना में बनाया गया है इसको। इसका पर्पज़ यही है कि आर्टिफिशियल न्यूक्लियर फ्यूजन करके सेम रिएक्शन जो पावर सन को देता है वैसे ही बनाओ। ईस्ट जो है एक वन ऑफ द मेजर डोमेस्टिक टोकामाक है। ठीक, प्रेजेंटली बीइंग ऑपरेटेड अक्रॉस कंट्री में जो है इसको कई जगह चलाया जा रहा है। एक तो ईस्ट जो भी हैफई वाला बताया, दूसरा HL2A है, और तीसरा जो है जे टेक्स्ट है। ठीक, दिसंबर 2020 में भी HL2M जो है उसमें आपका टोकामाक में चाइना के लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस न्यूक्लियर फ्यूजन किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, और सक्सेसफुली वो पहली बार चला लिया गया था। अच्छा, चाइना अकेला नहीं है, साउथ कोरिया भी लगा हुआ, उसके बारे में भी बताऊंगा अभी। ठीक, और ये पहली बार ऐसा हुआ है, फर्स्ट बिकेम ऑपरेशनल 2006 में हुआ ईस्ट। ठीक है, ईस्ट को जो जो है पहली बार ऑपरेशनल किया गया था। इसने कई सारे रिकॉर्ड बनाए, और हॉट प्लाज्मा को जो है लगातार बनाया जा रहा है। हॉट प्लाज्मा क्या है भी बताता हूँ। ईस्ट प्रोजेक्ट जो है एक इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फैसिलिटी है।
ठीक, वैसे तो चाइना में भी काम कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर फैसिलिटी है, जिसको जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाना है, बन गया है और ये ऑपरेशनल हो जाएगा आपका 2035 तक। ठीक, साउथ कोरिया और इंडिया, जापान, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स इस ईस्ट वाले में सब ने मदद करी है। अच्छा, हाउ डज द आर्टिफिशियल सन ईस्ट वर्क, ये काम कैसे करता है? देखो, न्यूक्लियर फ्यूजन फ्यूजन वाला जो है उसको ये जो है वो करता है, नकल करता है। और अच्छा, ये जैसा कि स्टार और सन में होता है, तो ये बताइए आप लोग कि सन स्टार से कैसे अलग है? ध्यान से सुनिएगा, सन स्टार से कैसे अलग है आप लोग क्वेश्चन में बताना है। देखिए, फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन टू अकर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर जो है डाला जाता है हाइड्रोजन एटम पर। ठीक, और ताकि वो अपना जो है फ्यूज़ हो सके एक दूसरे से, ठीक है, दो हाइड्रोजन एटम जो है फ्यूज़ हो सके। और जो उनका न्यूक्लियाई है, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये बोथ फाउंड इन, ये दोनों हाइड्रोजन में होते हैं, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, और ये दोनों मिलकर फ्यूज़ हो जाते हैं और हीलियम न्यूक्लियस बना देते हैं और न्यूट्रॉन, जिसमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। और जो फ्यूल जो है इज़ हीटेड टू टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री तक, इसका जो फ्यूल है वो इतने डिग्री तक हीट करता है, और इसकी वजह से एक हॉट प्लाज्मा सूप बन जाता है, जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल का होता है। सूप टाइप का, लिक्विड टाइप का आपको दिखेगा जब इसको हीट करेंगे, ठीक है। तो 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने पर ये हॉट प्लाज्मा सूप बन जाता है, इसी हाइड्रोजन और इन सब का, हीलियम, न्यूट्रॉन का। और फिर जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्लाज्मा को जो है दीवार से चिपकने नहीं देते हैं, और इट डज़ नॉट कूल डाउन, और इसकी वजह से क्या है कि लगातार ये गर्म बना रहता है और एनर्जी छोड़ता रहता है, ये जो हॉट प्लाज्मा है। ठीक, द प्लाज्मा इज कंफाइंड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन फॉर फ्यूजन टू टेक प्लेस, कई फ्यूजन मतलब होता रहे और काफ़ी टाइम तक इसको रखते हैं। अगला जो है, कई और कंट्रीज़ ने भी इसको कर चुका है, चाइना सिर्फ अकेला नहीं है। हाई प्लाज्मा टेम्परेचर जो है आपका साउथ कोरिया ने भी जो है 2020 में के स्टार रिएक्टर है, क्या नाम है इसका, इसने भी रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने 100 मिलियन डिग्रीज को 20 सेकंड तक रोका था। अभी चाइना ने कितने मिलियन डिग्री कर लिया? 160, जो कि बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक, और आज का क्वेश्चन भी इसी संबंधित है, हमारा 20वां क्वेश्चन है जीएस मेंस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस में। हमारा फ्री टेलीग्राम आप चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ओनली यूपीएससी आप लोग लिखोगे, ठीक, ओनली यूपीएससी चैनल टेलीग्राम पे आके, तो आप लोग को मिल जाएगा। 20th क्वेश्चन है, इसमें यह है कि परमाणु संलयन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूज़न, और इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं? कृत्रिम सूर्य पैदा करने की चीन की क्षमता के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या हो सकते हैं? पूरे डायमेंशन देखना, इंटरनेशनल रिलेशन देख लेना, साइंस रिलेटेड देख लेना, हिस्ट्री से रिलेटेड देख लेना, जो भी हमारा सिलेबस है मेंस का, उससे रिलेटेड पॉइंट बनाना। निगेटिव क्या हो सकते हैं, पॉजिटिव क्या हो सकते हैं, चाइना की जो कैपेबिलिटी बन गई है आर्टिफिशियल सब बनाने की, तो इससे क्या हो सकता है? पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। आप लोग को इसको लिखना है सिर्फ और सिर्फ 150 वर्ड में, इसको जो है ज़्यादा वो मत करना। अगला हमारा जो सेक्शन है वो है कॉमन का आईएसपी से, इसमें हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो देखते हैं। देखिए, H10N3 बर्ड फ्लू का स्ट्रेन जो है से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। H10N3 ये एक सब टाइप है इन्फ्लुएंजा ए वायरस का, ये हम लोगों ने पहले पढ़ा भी है, ठीक, पहले पढ़ा भी, मुझे याद आ रहा है शायद दिसंबर जनवरी मैंने इसको पढ़ाया था आप लोगों को, कि एच क्या होता है, एन क्या होता है, ऐसा चाहिए। तो इन्फ्लुएंजा ए का जो है वायरस है, जिसको कॉमनली बर्ड फ्लू वायरस बोला जाता है, ये काफ़ी लो पैथोजेनिक है और इसके स्प्रेड होने के ज़्यादा आसार नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही हैं। तो आप लोग को पता है कि बी और सी तो नहीं हो सकते, ठीक, ए और डी में से आंसर है। तो आप लोग मान लीजिए इसमें थोड़ा अटक रहे हो, तो आप आगे निकल जाओ। जब सेकंड रीडिंग करो तो इस टाइप वाले क्वेश्चन जिसमें दो ऑप्शन बचे हैं और दो कंफर्म पता है कि कटे हुए हैं, नहीं आएगा उसमें आंसर, ये वाले जरूर अटेम्प्ट किया करो, ठीक। तो इसमें कहा गया जापान ने अभी जो है पहला केस ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन बताया है H10N3 स्ट्रेन का, बर्ड फ्लू का। तो देखिए जापान, ये बिल्कुल तुरंत आप लोग पता लग गया होगा कि जापान नहीं चाइना, इसलिए ये डी वाला गलत हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा, ठीक। अगला जो क्वेश्चन है देखो, बहुत ही खतरनाक, फैंगयून 4B FY4B संबंधित फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ये लॉन्च किया गया फैंगयून 4B लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट से जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर सिचुआन प्रोविंस में जो है, ठीक, सिचुआन प्रोविंस में जो है। ये वाला जो आपका था, ये चाइना वाला, ये बर्ड फ्लू वाला, ये जियांगसू प्रोविंस में था, ठीक। यहाँ पे ये जो है सिचुआन प्रोविंस से लॉन्च किया गया है,
ठीक है। और इट विल बी यूज टू फॉर वेदर एनालिसिस, कैसा हो फोरकास्टिंग पहले बता दें कि क्या स्टॉर्म आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, वर्षा होगी नहीं होगी, एनवायरमेंटल डिजास्टर मॉनिटरिंग करने के लिए ये पहले ही बता दें। फॉल्स पूछा गया, ध्यान रखिएगा। अमेरिका सक्सेसफुली लॉन्च्ड फैंग्यून 4B विच इज़ द फर्स्ट न्यू जनरेशन मेट्रोलॉजिकल, मतलब मौसम विभाग के लिए सेटेलाइट जो है पहला ये है और सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया गया, अमेरिका ने किया है ये। अब ये नांग फंगफिंग और ये इस टाइप के जो होते हैं, आपको पता है या तो चाइना होगा, जापान होगा, साउथ कोरिया होगा, इधर का होगा। ठीक, तो ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत है, तो गलत वाला ही पूछा गया, ओनली 3 ऑप्शन भी है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। चाइना ने इसको जो है किया है, पहला नया जनरेशन का ये मौसम विभाग, मौसम जो है संबंधी जो है उपग्रह है। तो इसी के साथ में हम लोग का सेशन आज का खत्म होता है। अगर आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन तोड़ना है, शेयर और सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़ना है, ताकि इस मिशन को और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सक्सेसफुल बना सकें। रोज़ सुबह 6 बजे जो है सिर्फ कुछ समय में हम लोग क्या क्या कराते हैं, मैं आप लोग को थोड़ा बता देता हूँ। 5 टॉपिक होते हैं, ठीक, पूरे जीएस से संबंधित, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, और एसए के लिए भी। इसके अलावा 2 प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो गए, तो 5 अगर 30 से कर लो 150 ये हो गए, 30 क्वेश्चन ये हो गया, प्लस एक क्वेश्चन आपको मेंस का रोज मिलता है, तो 30 क्वेश्चन ये भी हो गए मेंस के। ठीक, और 4 एसए आपको हर संडे को मिलता है, अगर 4 संडे हैं तो 4 एसए के टॉपिक हो गए। और जो है इसके अलावा कई सारे वैल्यू एडिशन आपसे कमेंट में कराता हूँ, देखिएगा क्या क्या चीज़ें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। कमेंट आप लोग करते हो वो वैल्यू एडिशन है, आप लोग उसके डिजिटली नोट्स भी बना सकते हो। ठीक, प्लस जो है आप लोग को रिवीजन क्या करना है प्रीलिम्स से संबंधित, उसका मैं रोज डेली टास्क देता हूँ कि नहीं देता हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें 150 टॉपिक हो गए, मेन टॉपिक 30 प्रीलिम्स के जो है ये क्वेश्चन कम से कम कैसे सॉल्व करना है इस तरीके से, और उसके बाद जो है 30 आपके जो है मेंस के आंसर, ठीक है ना। ये 60 होंगे ना, 2 रोज करते हैं अगर हम, तो 60 हो गए, 60 प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो गए, 30 जो है मेंस के आंसर क्वेश्चन हो गए, 4 एस्से हो गए, कमेंट वाले डिजिटल वो हो गए, रिवीजन रोज टारगेट दिए जा रहे हैं। क्या ये कम है क्या? तो क्या आप लोग को इस मिशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग करें। और ओनली यूपीएससी वाला जो चैनल है उसमें मैं खुद भी कई कई इवैल्यूएशन करता भी हूँ, और आप लोग को लगातार आप लोग से जुड़ा भी रहता हूँ, बिल्कुल फ्री है ये। ठीक, तो इसको समझिए थोड़ा सा, आप लोग भी जो हम हमारे इस जो मिशन को, इसको मुहिम को आगे बढ़ाइए, अपना भी सहयोग करिए जो आपको नैतिकता के आधार पे सही लगता है। तो लाइक का बटन तोड़ो, शेयर सब्सक्राइब करके लोगों को जोड़ो, कमेंट करके आंसर जरूर दो, क्योंकि जो है आपका सिलेक्शन इसी तरीके से सुनिश्चित होगा, आप तैयार होते होगे। और साथ ही साथ यूपीएससी और ईपीएफओ दोनों का ही जो है कंप्लीट पेड ग्रुप, और सिर्फ टेस्ट सीरीज का भी पेड ग्रुप जो है हमारा चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग जानकारी और एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए कल मिलेंगे फिर से सुबह 6 बजे आप लोगों से, तब तक के लिए लेते हैं आप लोगों से अलविदा। और आप लोग सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, लगातार जो है अपने आसपास में जो है कोरोना से लोगों का बचाव करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे मातरम।